तो देखो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन के टोटल 3 फेज कंप्लीट कर चुके हैं। E1 कर चुके हैं, E2 कर चुके हैं और E1 CB कर चुके हैं। तो E1 CB तो देखो देखते बराबर समझ में आ जाता है कि अगर बीटा पोजीशन के पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एज वेल एज मान लेते हैं कोई आप लोगों का पुअर लिविंग ग्रुप है, तो ऐसे केस में वो रिएक्शन कैसे जाएगी, आप लोगों के E1 CB के थ्रू जाएगी। बट एक्चुअल में दिक्कत आती है E1 और E2 को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है कि हम E1 को कैसे पहचाने, E2 को कैसे पहचाने। तो ऐसे केस में कुछ जनरलाइज रूल्स हम बनाने की कोशिश करेंगे जिन रूल्स के द्वारा हम पहचाने कि E1 और E2 को कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है एक दूसरे से। तो देखो सबसे पहला रूल मैं लिख के तो नहीं दे रही हूँ फिलहाल यहाँ पर, बट ये रूल तुम अपनी कॉपी में जरूर लिख लो। और वो रूल ये है कि जिस तरीके से SN1 या SN2 को कंपेयर करते वक्त आप हमेशा ये देखते थे ना कि अगर 1 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के थ्रू डाल देते हैं। और 2-3 डिग्री का है तो SN1 के मैकेनिज्म के थ्रू डाल देते हैं। ऐसा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत आपके एलिमिनेशन में आपको नहीं है, क्योंकि एलिमिनेशन होता ये है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि अरे इसने तो ना सिर्फ E2 देना चाहिए, बट एक्चुअली में वो चीज E2 भी दे सकती है, वो पर्टिकुलर चीज E1 भी दे सकती है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप न्यूक्लियोफाइल या फिर जो भी मैं कहूँ बेस, वो आप कैसा ले रहे हो। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके इन चीजों को। तो सबसे पहले अपने बहुत ही फेमस सबस्ट्रेट से शुरू करते हैं और जो कि शॉर्ट ही खत्म भी हो जाएगा। खैर मैं वीडियो में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने हर वीडियो में हर क्लास में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ बताई है। ठीक है, बल्कि उसके अलावा अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला भी काम मैंने लिया है। तो अभी हम लोग सिर्फ मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो आ जाओ कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे अल्कोहल्स नामक सबस्ट्रेट के साथ। तो देखो अल्कोहल्स की दुनिया में मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि ये मोस्टली आपको कौन से मैकेनिज्म देते हैं, E1। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में अल्कोहल्स आप E1 मैकेनिज्म देते हैं। अब तुम तो जानते हो कि चाहे सब्स्टिट्यूशन कराना हो या चाहे एलिमिनेशन, अल्कोहल्स के पास जो OH होता है वो आप लोगों का क्या होता है, एक बैड लिविंग ग्रुप है ना। तो ऐसे केस में अभी हमको अगर उस OH को निकालना है चाहे E1 के थ्रू या चाहे E2 के थ्रू, तो उसको प्रोटोनेट करवाना बहुत ही आवश्यक होता है। राइट, उसको क्या करवाना आवश्यक होता है, प्रोटोनेट। अगर आप प्रोटोनेट कराओगे तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। राइट, तो पहली स्टेप तो देखो प्रोटोनेशन ही होती है। बात बस इतनी सी होती है कि E1 में आपका पहला प्रोटोनेट होता है, कार्बोकैटायन बनता है, फिर बीटा हाइड्रोजन निकलता है, और E2 में सब कुछ एक साथ होता है। तो अगर लेते हैं कभी भी आपको अपने अल्कोहल्स के साथ जो प्रोटोनेटिंग एजेंट अगर आपको दिख रहा है, जैसे प्रोटोनेटिंग एजेंट आपको दिख रहा है H2SO4, या फिर आपको दिख रहा है कोई H+ का सोर्स है ना, या फिर अगर आपको दिख रहा है H3PO4 है ना, तो ये सारे के सारे लोग किस रिएक्शन को फेवर करेंगे, सारे के सारे लोग आप लोगों की E1 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। खत्म कहानी। हाँ, अब ऑब्वियस है कि मैं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में इस पर्टिकुलर क्लास में बातचीत कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है कि आपको हीट तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन को हीट चाहिए होती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। बट अगर मान लेते हैं आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट कुछ इस तरीके का दिख रहा है, फिलहाल मैं मेरे डिहाइड्रेटिंग एजेंट को 2 कैटेगरी में फर्दर क्लासिफाई कर देती हूँ। अगेन 2 कैटेगरी में आपको कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐसे वाले दिख रहे हैं, P2O5 वाले दिख रहे हैं। ठीक है, P2O5 या फिर Al2O3, ये दोनों ही आप लोगों के डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। अगर तुम्हें याद होगा तो एक गुजरे ज़माने में पढ़ाया था। अब एक गुजरे ज़माने में तुमको मैंने पूरी लिस्ट लिखवा के दी थी कि ये फलाना फलाना लोग आप लोगों के क्या होते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि तुम भूल गए हो तो कोई कुछ कह नहीं सकता, बट मैंने लिस्ट बनाकर तुमको दी थी। तो उस लिस्ट में अगर थोड़ी सी अपनी आंखें फिराओगे, ठीक है, तो आंखें फिराने में तुम्हें ये पता चलेगा कि P2O5 आप लोगों का क्या है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर P2O5 के साथ में मान लेते हैं
मैं साथ में तो नहीं, या फिर और Al2O3 इन दोनों को यूज करती तो जो मेरी मैकेनिज्म है वो कौन सी फॉलो होगी? अल्कोहल के केस में E2 मैकेनिज्म फॉलो होगी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर P2O5 के बदले में मान लेते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको ये मिल जाता है THO2 या फिर O3, तो भी आपकी मैकेनिज्म E2 होगी। तो अल्कोहल के साथ अगर आपको ये सेट ऑफ कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं तो समझ जाना हीट के साथ, ठीक है, हीट भी होनी चाहिए, ये बता दूं मैं, एलिमिनेशन है तो हीट का होना अनिवार्य है। तो अगर आपको ये सब दिख रहा है तो आपकी रिएक्शन E1, ये सब दिख रहा है तो E2। लेकिन मैंने E2 में ये दो कैटेगरीज क्यों बनाई? इसीलिए बनाई क्योंकि E1 रिएक्शन में हमेशा जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो सेडजिव वाला होता है, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, ये सब छोड़कर। लेकिन जो E2 मैकेनिज्म होती है इसमें मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन का भी हो सकता है, सेडजिव वाला भी हो सकता है, हॉफमैन वाला भी हो सकता है। अगर तुम E2 मैकेनिज्म P2O5 या Al2O3 के थ्रू जाते हो तो जो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलता है सेडजिव वाला, और अगर THO2 इन सब के थ्रू जा रहे हो तो जो मेजर प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा वाला मिलता है? हॉफमैन वाला। वैसे THO2, WO3 ये उतने कोई खास फेमस स्पीशीज नहीं है, उन्हें याद रखते हो तो भी ठीक, नहीं है तो भी, बट याद रहेगा तो ऑब्वियसली इट वुड बी मच बेटर। तो ये हमने पूरी बातचीत कर ली किसके रिस्पेक्ट में? आप लोगों के अल्कोहल्स के रिस्पेक्ट में, कि अल्कोहल्स कब किस कंडीशन में E2 देंगे और किस कंडीशन में अच्छा, अब एक और थोड़ी सी बातचीत सुन लो मेरी। मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट में OH लगा है, बट सबसे जरूरी पॉइंट, उसकी बीटा पोजीशन पर आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है। तो ऐसे केस में OH दुनिया का बोलो सबसे क्या है? फर्स्ट लिविंग ग्रुप है ना? OH दुनिया का क्या है? फर्स्ट लिविंग ग्रुप है। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा? वो आप लोगों का E1CB देगा। फिर चाहे तुम H2SO4 यूज करो, फिर चाहे तुम P2O5 यूज करो, बट बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ना आओ देखना ना ताओ, वहां पे सीधा प्रोडक्ट वहां पे लिख देना, उठाकर बोलो क्या? डन। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये बातचीत हो गई किसके रिस्पेक्ट में? आप लोगों के पूरे अल्कोहल्स की दुनिया के जो लोग हैं उनके रिस्पेक्ट में मैंने बातचीत की। अब बातचीत करते हैं हम लोग किसके रिस्पेक्ट में? अगर सबस्ट्रेट एक अल्काइल हैलाइड रहा तो, क्योंकि हम लोग कैसा है, एलिमिनेशन में दो ही प्रकार के सबस्ट्रेट्स के साथ डील करते हैं। मैंने वर्ड बोला यूजुअली, ठीक है। एक होता है अल्काइल हैलाइड, राइट, और एक होता है आप लोगों का क्या नाम है इसका, अल्कोहल। तो इन्हीं के अराउंड बेसिकली हमारी दुनिया घूमती है। अगर फ्यूचर में कोई तीसरा या चौथा आ रहा है तो उसको हम पढ़ लेंगे, बट जो मेजर है कम से कम वो तो याद रहे। हाँ, एक और था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो जो अमोनियम सॉल्ट के बारे में मैं लिखवा दूं, तो जो तुम्हारे होते हैं ना, ये आप लोगों की हमेशा कौन सी करते हैं? ये E2 को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जो जो रूल्स E2 के लिए लगते हैं वो सारे रूल्स आपके क्वाटरनरी सॉल्ट है तो वो उसके लिए भी लगेंगे। डन। तीसरा तुम लोगों का बहुत ही फेमस सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल E2, E1 या E1CB का, E1CB तो खैर आसान होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो E1CB कर दो, बट E2, E1 का क्लासिफिकेशन आपका उतना आसान नहीं होता है अल्काइल हैलाइड्स के केस में। क्यों अल्काइल हैलाइड्स के केस में आसान क्यों नहीं होता? तो मैं बता दूं, जिस तरीके की तुम्हारी मेंटल अप्रोच है SN को लेकर, क्या मेंटल अप्रोच है कि अगर कहीं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड दिखे तो SN2 डाल देना, 3 डिग्री दिखे तो SN1 डाल देना, विदाउट एक्सेप्शन। सिर्फ एक वाला है प्रोपाइल क्लोराइड का एग्जांपल। तो यहां पे वो लॉजिक मत चलाना कृपया के कि 1 डिग्री दिख रहा है तो ऑलवेज ये, 2 डिग्री दिख रहा है ऑलवेज, 3 डिग्री दिख रहा है तो ऑलवेज ये। यहाँ पे एक बहुत ही डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, वो होता है आप लोगों का न्यूक्लियोफाइल या फिर मैं कहूं बेस। आप न्यूक्लियोफाइल या फिर आप बेस क्या ले रहे हो, वो चीजें आप लोगों क्या करती हैं, मायने रखती हैं, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग ले रहे हो, वीक ले रहे हो, उसका अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है। चलो बात करते हैं, तो चार्ट बना लेते हैं क्लासिफिकेशन का। देखो एक ऐसे अल्काइल हैलाइड की जो दुनिया में सबको बहुत पसंद है, कौन है वो? CH3X, ठीक है। इसकी डिग्री, इसकी कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि डिग्री तो हम तब देखते हैं कि वो और कितने कार्बन से कनेक्टेड है। भाई इसके पास तो कोई कार्बन, तो मैं इसको 0 डिग्री कहती हूँ, बट रियलिटी में 0 डिग्री नहीं होता, 0 डिग्री ऐसी कोई चीज नहीं होती।
अच्छा, अब ये क्या देगा? अब दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास। पहले तो मैडम ये एलिमिनेशन देगा भी क्या, क्योंकि एलिमिनेशन की तो बीटा पोजीशन होना जरूरी है। तो नहीं, ये बीटा एलिमिनेशन नहीं देता। तुम्हें शायद याद होगा इंट्रोडक्टरी वीडियो जब मैंने एलिमिनेशन का पढ़ाया था, तो मैंने बताए थे ये महाशय अल्फा एलिमिनेशन देते हैं। और अगर ये अल्फा है वो कौन होता है? कार्बीन। तुम्हें शायद याद हो, ये याद है हमारी क्लास तो बीटा एलिमिनेशन के अराउंड है, तो इसीलिए इनको छोड़। अब बीटा एलिमिनेशन में हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, ठीक है, उस पर बातचीत करते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि आपके पास एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो 1 डिग्री का है। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। बट 1 डिग्री में भी दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अगेन, अरे यार ये गंदी बात है। एक ऐसा 1D जो क्राउडेड है, जो हिंडर्ड है। अब देखो केमिस्ट्री क्राउडेड नहीं कहते। और दूसरा होता है आप लोगों के पास जो अनहिंडर्ड है। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं। तो दोनों ही 1 डिग्री वाले अल्काइल हैलाइड आप लोगों का E1 देते हैं कि E2 देते हैं, इस पर एक्चुअली बहुत गहन चर्चा एक्चुअली होनी चाहिए। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 4 पॉसिबिलिटीज के साथ वर्कआउट करते हैं। लेकिन मैं 4 पॉसिबिलिटीज का चार्ट अलग से बना के दूंगी, बट मैं फिलहाल यहाँ तुम्हें बता दूं, ठीक है, कि अगर आपने क्या करके रखा है, हिंडर्ड लिया है कि अनहिंडर्ड लिया है, वो हमेशा आपको E2 मैकेनिज्म ही देगा। मैं फिलहाल बेस कैसा है इस बारे में तो बात नहीं करी, कैसा भी हो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं पर सबसे सारा कंफ्यूजन होता है। हमेशा E2 ही मिलेगा, हमेशा। कई जगह तो ऐसी भी हो सकती है जहां पे नो रिएक्शन भी मिल जाए, लेकिन अगर रिएक्शन होगी तो E2 ही होगी और कुछ नहीं होगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। E1 के बारे में तो भूल जाओ सपने में। अब नेक्स्ट में आ जाते हैं तो आप लोगों का 2 डिग्री। क्या 2 डिग्री हैलाइड्स होते हैं, उनमें भी हम हिंडर्ड अनहिंडर्ड ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं क्या? नहीं, ऐसा क्लासिफिकेशन हम नहीं करते। अच्छा, तो फिर ये 2 डिग्री वाले लोग क्या करेंगे, ये कैसा कैसा प्रोडक्ट देंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो सुनो, अगर मान के चलो आपके पास सबस्ट्रेट एक 2 डिग्री का अल्काइल हैलाइड है, परंतु आप लोगों के पास जो क्या कहते हैं उसे सॉल्वेंट आप लोगों का कमजोर है, ठीक है, पुअर है, वीक है बेचारा, ठीक है। अगर वो बेचारा कैसा है, कमजोर है, वीक है, ठीक है, वीक बेस। अब जनरली वीक बेस की कैटेगरी में कौन आते हैं? आपके H2O आते हैं, अल्कोहल्स आते हैं, अमोनिया वगैरह आ जाता है। ऐसे लोग जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं होता, जो न्यूट्रल होते हैं, है ना। तो ये लोग, ये महाशय लोग आपको E1 रिएक्शन देंगे। कौन सी रिएक्शन देंगे? E1। बस यही आपको याद रखना है कि अगर आपके पास 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में आपको क्या मिल सकता है, आप लोगों को वीक बेस हो तो क्या मिलेगा? E1, ठीक है। बट अगर मान के चलते हैं तुम किसी ऐसे बेस को उठा के लेकर आ गए जो कि स्ट्रांग हो, ठीक है, जो कि स्ट्रांग हो। अब देखो बेस जब आप लाते हो वो भी स्ट्रांग वाला, यानी कि जिसपे निगेटिव चार्ज होता है, तो वहां पे अगेन 2 पॉसिबिलिटीज आ रही। हो सकता है जिस बेस को लाया जा रहा है वो बेस आपका हिंडर्ड हो सकता है जिस बेस को लाया जाए वो छोटा सा बेस हो। हिंडर्ड बेस में यूजुअली इसका एग्जांपल बहुत ही फेमस होता है, ये बहुत ही बल्कि बेस है ना। तो आप 2 डिग्री वाले केस में कैसा भी बेस लाओ, आप हिंडर्ड बेस, बल्कि बेस लाओ या नॉन बल्कि बेस लाओ, है ना, कैसा भी लाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बेस आपका स्ट्रॉन्ग है तो रिएक्शन 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के केस में हमेशा कौन से मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी? आप लोगों की के थ्रू जाएगी। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है, अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो ये देखो कितनी प्यारी कहानी थी। कब E1 होगा कब होगा हमें पता चल गया, है ना। चलो अब 3 डिग्री की बारी आती है, तो चलो 3 डिग्री को हम लोग नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। खैर 3 डिग्री के केस में क्या, अब देखो 3 डिग्री अगर SN के रिस्पेक्ट में ये क्लास थ्योरी होती तो SN के रिस्पेक्ट में ये क्लास में मैं अभी तुमसे क्या बातचीत कर रही होती कि 3 डिग्री वाले ना चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा SN1 देते हैं। अब यहाँ पे भी लेकिन अल्काइल हैलाइड है और हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं, तो एलिमिनेशन में ऐसा रूल आप नहीं बनाएंगे। अगर आपने एक ऐसा बेस लेकर आए हैं वो बल्कि हो बल्कि ना हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऐसा बेस लाए हैं कि जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बल्कि हो बल्कि ना हो, इससे ये मत सोचना, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग वाला हमेशा E2 देगा। लो भाई
ये क्या बाजी हमेशा देगा। और अगर मान के चलते हैं आप दे गए हो तो वो बेचारा आप लोगों को हमेशा क्या देगा, इवन। भले ही आपका सबस्ट्रेट क्यों ना है लेकिन मिलेगा आपको हमेशा वहां पे क्या, इवन मिलेगा। बताइए कितनी बुरी खबर है हम लोगों के लिए कि हमें इवन मिला। हम सोचते हैं ना कि अगर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो जिस तरीके से हमेशा SN1 मिलता है उसी तरीके से हमेशा इवन मिलना चाहिए, तो ऐसा नहीं। तुम ये ऑब्जर्व करो जरा एक चीज कि जो रूल मैंने 2 डिग्री के लिए बताया है वही रूल मैंने 3 डिग्री के लिए बताया है, तो कुछ ज्यादा कठिन है क्या दिमाग में स्टोर करना? नहीं। 0 डिग्री के लिए तो मैंने बोला है भैया वो तो अल्फा एलिमिनेशन वाली एक है, उस बारे में तो बात ही नहीं करते, है ना। और 1 डिग्री वालों के लिए मैंने क्या बताया कि 1 डिग्री वालों का ना कोई ईमान बल नहीं होता है, ठीक है। इन लोगों को क्या चाहिए होता है, ये चाहे कुछ भी हो जाए ये E2 ही देते हैं, ये ना जाए चाहे कुछ भी हो जाए E2 ही देते हैं। अब मैं इसमें एक छोटा सा चार्ट तुम्हें उन 1 डिग्री वालों के लिए बनाकर दे रही हूँ, बट उससे तुम लोग डालना, बस सुनना और इग्नोर करने वाला। जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन लूंगी तब इस पर्टिकुलर चार्ट को हम यूज करेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी होगी। मैंने क्या कहा कि अगर आप 1 डिग्री लेते हो तो 1 डिग्री में 2 ऑप्शन होते हैं। हो सकता है आपने जो 1 डिग्री ली है वो इस तरह की है, RCH2X काइंड की, कहते हैं अनहिंडर्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अनहिंडर्ड। और दूसरा आप जो कैटेगरी यहां से ले सकते हो वो होती है इस पर की, जैसे R है, R से कोई कार्बन, आप लोगों की कार्बन की चेन बढ़ने लगती है, इसको हम लोग कहते हैं हिंडर्ड। तो 1 डिग्री में हिंडर्ड, अनहिंडर्ड, ऐसे 2 पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, ऐसी 2 पॉसिबिलिटी होती है। अब ऐसा कहा जाता है कि अगर आप हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड लेकर आते हो और अगर आप हिंडर्ड अल्काइल हैलाइड को अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस देते हो, ये मत सोचना कि बल्कि दे रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हो, तो वो आपकी कौन सी रिएक्शन करवाता है, E2। और अगर आप उसको कैसा बेस, आप वीक बेस दे रहे हो, ठीक है, क्या दे रहे हो, वीक बेस, तो वो नो रिएक्शन करवा देता है। बताओ, यानी वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन, है ना, वो भी SN2 वाला। वहां पे आपको नो रिएक्शन मिलनी जाएगी, वहां पे आपको क्या मिल जाएगी, नो रिएक्शन। सिमिलरली अगर मैं अनहिंडर्ड की बात करूं तो अनहिंडर्ड के केस में अगेन अगर आप क्या देते हो, उसको वीक बेस देते हो, तो वीक बेस के केस में वो भी क्या कर देता है, आंसर लिख देता है नो रिएक्शन, है ना, वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाली। अच्छा रुको, जगह कम पड़ गई है, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ लिख देगा नो रिएक्शन। और उसके बाद अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस दे रहे हो तो आप ध्यान से मरानी होते हैं, ये अब बोलते हैं हमारी क्लासिफिकेशन को। हो सकता है कि हम लोग बल्कि हो, ये एक पॉसिबिलिटी हो, और हो सकता है कि हम बल्कि ना हो। तो अगर आपका सबस्ट्रेट अन है तो बड़ा ही बेकार इंसान है वो ये बोलता है कि ऐसे केस में मुझको जो आप रिएजेंट दोगे रिएक्शन के लिए वो भी आप बल्कि लाना। अगर आप बल्कि लाओगे तो मैं क्या करवा लूंगा, E2 करवा लूंगा। अगर आप बल्कि नहीं आओगे, छोटा मोटा कोई ले आओगे नॉन, तो ऐसे केस में मैं क्या कर दूंगा। ये आपके 1 डिग्री को लेकर कहानी थी। तो 1 डिग्री थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होता है, उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार हम लोगों को फैक्टर क्या इस्तेमाल हुआ है, ये वो फलाना ढिमका, ये सब भी सोचना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा कि आप रूल्स के नाम पर क्या याद रखिए कि ऊपर मैंने बताया 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री वाली चीज को जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद आप सीखने की कोशिश करिएगा, है ना। अच्छा, दूसरी चीज, क्या अल्काइल हैलाइड्स इवन सीरी नहीं देते क्या? ये लोग भी देते हैं। इनके लिए भी वही सेम नियम है कि अगर क्या दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिख रहा है, वो लोग CB रिएक्शन करेंगे, जैसा कि हमने कल की क्लास में किया था। बस खत्म हो गई कहानी, ठीक है। तो ये कंपैरिजन था इसके बीच में, E1 और E2 के बीच में। ऐसे ही कंपैरिजन तुम्हें आगे भी पढ़ने हैं, कब, E1 E2 SN1 SN2 के बीच में। बताओ कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ही ना किया जाए कि प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला लिखना है कि प्रोडक्ट एलिमिनेशन वाला लिखना है, फिर क्या करोगे, फिर तो डिसाइड करते आना चाहिए ना। तो उसको डिसाइड करते आने के लिए आपको चारों का कंपैरिजन एक साथ पढ़ना होगा। अच्छा, ऐसी कंडीशन हुई तो ये, ऐसी कंडीशन हुई तो वो। फिलहाल क्योंकि मेरा चैप्टर एलिमिनेशन का चल रहा है, तो जब तक एलिमिनेशन खत्म नहीं हो जाती मैं SN1 या SN2 के साथ उसका कंपैरिजन नहीं बताने वाली हूँ।
जिस पॉइंट पे मेरी एलिमिनेशन खत्म हो जाएगी उस पॉइंट पे हम कंपैरिजन उनका पढ़ेंगे। अब हमारी कल की क्लास क्या है? कल की क्लास में आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जैसे अभी इसके बाद वाली क्लास में आप अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे। और उसके अलावा मैं तुमको कल एक दूसरी मैकेनिज्म बताऊंगी। मैंने स्टार्टिंग में कहा था एलिमिनेशन टोटल 4 प्रकार की होती है, 3 हमने कवर किए, चौथी देखेंगे, उसको कवर कर लेते हैं। अदरवाइज कुछ फेमस रिएक्शंस है E2 की, जैसे कि डी जिसमें 2 हैलोजेंस होते हैं। तो इनडायरेक्टली विद नेक्स्ट 2 डेज, आने वाले जो 2 दिन है, ठीक है, ऐसे केस में हम लोग एलिमिनेशन को ओवर कर देंगे। फिर उसके बाद हमारा हीरो आएगा एडिशन, ठीक है। जैसे आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या रूल पढ़ा, सेटजेफ वाला और हॉफमैन वाला, अब एडिशन में भी एक रूल आएगा, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी, ठीक है। खैर फिलहाल इसको यहाँ रोकते हैं, नेक्स्ट वाला क्लास प्रैक्टिस क्वेश्चंस का करेंगे जो इसी के बाद रहेगा।